हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डाइजेस्टेंट ड्रग्स के बारे में। डाइजेस्टेंट ड्रग्स मतलब कि ऐसी दवाइयाँ कि जो भोजन के पाचन में मदद करती है। तो ये मेडिकेशंस की हम डिटेल स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में, उनके वर्किंग, किस तरह से वो काम करती है और उनके एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं डाइजेस्टेंट्स के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से। आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ ए डाइजेस्टेंट ड्रग्स। तो दीज आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो डाइजेशन मतलब कि जो भी हम भोजन करते, जो भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो उसका अच्छे से पाचन होना ज़रूरी है, उसका डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो डाइजेस्टेंट ऐसे मेडिकेशन है कि जो आपको भोजन के पाचन में मदद करती है, तो उसके कारण उनको भोजन में के पाचन में मदद करने वाली दवाइयाँ भी कही जाती है। सो दीज आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस विच आर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। की जो हमारा फूड है वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो स्टमक के अंदर उसका अच्छे से डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो जब वो फूड पार्टिकल्स ओरल कैविटी में होते हैं वहीं से स्टार्ट होती है। तो हमें पता है कि डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स अगर समझो कि आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, अच्छे से वो एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उस वक्त आप ऐसे मेडिकेशंस लेते हैं कि वो एंजाइम के सिक्रेशन में हेल्प करे, एज वेल एज वो एज अ एंजाइम काम करेगी और आपके खाने को डाइजेस्ट करवाने में जो है वो काफ़ी मदद करती है। तो दीज आर ए सब्सटेंसेस इंटेंटेड टू प्रमोट द डाइजेशन ऑफ फूड। कि फूड का जो डाइजेशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये सब मेडिसिन्स वगैरह यूज़ की जाती है। एंड अ सब्सटेंस सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइल सॉल्ट दैट प्रमोट और एड्स अ डाइजेशन। तो डाइजेस्टेंस ड्रग्स ऐसे है कि जो यूजुअली जो अलग अलग एंजाइम्स जो होते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम कहते हैं कि वो आपके फूड को डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिखाया गया कि सलाइवरी ग्लैंड से कि जो सलाइवा रिलीज करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं। फिर टंग का पोर्शन दिखाया गया है एपिग्लोटिस से, ईसोफेगस से, फिर स्टमक की जहाँ पे फूड जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है डाइजेशन के लिए। फिर गैल ब्लेडर है, डिओडिनम, फिर ये पैंक्रियाज है, इलियम मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कॉलोन का पोर्शन, रेक्टम, अपेंडिक्स एंड सीसम। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट होने में हमें मदद करते हैं। बट कई बार कुछ लोगों को डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड जब डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं तो डाइजेशन में कई बार प्रॉब्लम होता है और वो कंडीशन को ही ट्रीट करने के लिए डाइजेस्टेंट ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है तो उसमें सबसे पहले कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो रिलीज़ करती है एमाइलेज एंजाइम को। और एमाइलेज का फंक्शन तो हमें पता है कि जो स्टार्च वगैरह होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ ए पावरफुल डाइजेस्टिव ड्रग्स विथ एंजाइम विच डाइजेस्ट स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट इन अ स्टमक। तो हमें पता है कि एमाइलेज जो है वो सलाइवा से रिलीज़ होता है और वो स्टार्च के डाइजेशन के लिए काफ़ी हमें हेल्प करता है। उसी तरह से आगे जब इसोफेगस से होकर जब फूड स्टमक के अंदर पहुँचे तो स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीएज एंजाइम की जो प्रोटीन के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। फिर जो लीवर है वो बाइल रिलीज़ करता है और पैंक्रियाज है वो प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज वगैरह को भी रिलीज़ करता है। तो लिपिड का जो
अच्छे से डाइजेशन होगा कि जो भी हम लिपिड कंटेनिंग खाना खाते हैं, कि जो हमारे खाने में ऑयल होता है, ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, लिपिड होता है, तो वो लाइपेज से अच्छे से डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन वगैरह जो होता है वो प्रोटीज एंजाइम से, और जो स्टार्च वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, उसके लिए ज़रूरी है ये सब एमाइलेज एंजाइम। फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेप्टिडेज एंजाइम होता है, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टाइप के जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। बट जब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिफ़िकल्टी होती है डाइजेशन के अंदर, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क एज ए डाइजेस्टेंट बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन एंड फैट्स इन अ स्टमक। कि स्टमक में अंदर रहा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या काम करता है, तो क्या करता है वो प्रोटीन एंड फैट्स को ब्रेक डाउन करवाता है, और आगे ये जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो उसको अच्छे से डाइजेशन करवाएंगे। सो ओवरऑल दिस मैकेनिज्म एनहांस द डाइजेशन एक्टिविटी इन द पर्सन हैविंग ए प्रॉब्लम इन डाइजेशन। कि जिसको डाइजेशन में प्रॉब्लम है उसको एक्सटर्नली आप ऐसे मेडिकेशन दोगे कि जो उसके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसी सब मेडिकेशंस को हम जानेंगे। तो अ नंबर ऑफ प्रोटियोलाइटिक, एमिलोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक एंजाइम्स आर मार्केटेड इन कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन एंड आर vigorously promoted by dyspeptic symptoms such as appetite stimulant or as a health tonic। तो यहाँ पे एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं जिसका यहाँ पे लिखा है कि एरिस्टोजाइम। तो एरिस्टोजाइम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन है और वो पाइनएप्पल फ्लेवर के अंदर बनाया हुआ है। तो एरिस्टोजाइम लिक्विड है, उसके अंदर आप देखो तो डायस्टेस एंड पेप्सिन वो दो एंजाइम उसके अंदर अवेलेबल है। तो डाइजेस्टेंस ड्रग्स के अंदर यूजुअली क्या होता है कि अलग अलग एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन जो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कि किसी को ऐसी कंडीशन है कि भूख नहीं लग रही है या फिर एपेटाइट स्टिमुलेंट करवाने की ज़रूरत है। तो साथों साथ जो हेल्थ टॉनिक्स की बात करते हैं कि जब आप खाना खाते हो और वो डाइजेस्ट ना हो तो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अच्छे से खाना डाइजेशन नहीं होता, तो कई बार कॉन्स्टिपेशन जैसा भी होता है। आप खाना खाते फिर भी आपको ऐसे एनर्जीज वगैरह नहीं मिलती, बिकॉज खाना डाइजेस्ट होगा तो ही आगे जाके आपको एनर्जी वगैरह मिलेगी वो खाना खाने से। बट उसका डाइजेशन नहीं होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि कंडीशन ऐसी होती है कि आपको एनर्जी जो चाहिए वो कम रहती है, थकान अनुभव होता है, एज वेल एज भूख नहीं लगती, बिकॉज ऐसा फील होगा कि आपका स्टमक फुल ही है, ऐसा फील होगा। तो उस वक्त स्टमक फुल होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, फिर ऐसा होगा कि आपका स्टमक फुल ही है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो उस वक्त ज़रूरी होती है कि एपेटाइट को स्टिम्युलेट करवाना, आपके खाने को डाइजेशन करवाना। तो उस वक्त ये मेडिकेशंस काफ़ी हेल्प करती है। तो दे आर ओकेजनली बेनिफिशियल ओनली व्हेन एलाबोरेशन ऑफ एंजाइम इन जीआईटी इज़ डेफिशिएंट। तो ये एक खास एक सूचना है यहाँ पे कि ये मेडिसिन्स को ओकेजनली ही यूज़ करना है, मतलब कि जिस पर्सन को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसका जीआई ट्रैक जो है वो अच्छे से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करवाने में असफल होता है। बट जब कोई पर्सन हेल्दी होता है, उसको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ एपेटाइट एनहांस करवाने के लिए ये मेडिकेशंस को यूज़ ना करे। देयर रूटीन यूज इन टॉनिक एंड एपेटाइट इम्प्रूविंग मिक्सचर इज इरेशनल। कि इरेशनल मतलब कि ऐसे कि जो हम उसकी सलाह नहीं दे सकते किसी को, बिकॉज ये क्या है एक टाइप के एंजाइम्स है। तो जब ऑलरेडी आपकी बॉडी अच्छे से एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही हो, डाइजेशन कर रही है, तो अलग से बाहर से डाइजेशन के लिए ये एंजाइम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई इसको यूज़ करता है तो वो इरेशनल यूज़ कहा जाएगा, कि बिना मतलब का वो यूज़ कर रहा है और उससे बॉडी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ज़रूरी है कि जब आपको डेफिशिएंसी हो इस टाइप के एंजाइम्स के, खाने में डाइजेशन नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद पाचन नहीं हो रहा है, तो ही ये डाइजेस्टेंट मेडिकेशंस को यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन रिलेटेड तो ये मेडिकेशंस को यूज़ ना करें। फिर बात आती है डाइजेस्टेंस ड्रग्स के यूजेस की। तो दिस मेडिकेशंस कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर नेचुरल सब्सटेंसेस। कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें पता है कि वो नेचुरल सब्सटेंसेस है एंड
needed by the body to help the breakdown and digestion of food. तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर है. So it is used when the pancreas cannot make or does not release the enough digestive enzyme into the gut to digest the food. तो ये मेडिकेशंस को कब यूज़ करें कि जब आपका पैंक्रियाज है या फिर आपके जीआई ट्रैक के जो अलग अलग ऑर्गन्स प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं कर रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. तो जब आपके गट के अंदर या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर अच्छे से फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, तभी ये मेडिकेशंस को यूज़ करें. सो यूज टू ट्रीट डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम. कब यूज़ करने हैं आपको? तो जब किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक फुल ऐसा फील होता है कि आप कुछ भी खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऐसा फील होगा कि आपका स्टमक फुल ही है, वो एम्प्टी हुआ ही नहीं है. एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये खास कि जब स्टमक फुल होता है तो खाना खाने का मन नहीं होता. तो जिसको लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही है और उसका रीज़न स्टमक फुल है और डाइजेशन ना होना है, तो उस वक्त ये मेडिकेशंस को यूज़ करें. एंड डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्ट द फूड, कि खाने को डाइजेस्ट करवाने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज आपका पैंक्रियाज या फिर आपके जीआई ट्रैक के अलग अलग ऑर्गन्स समय पर अच्छे से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करवाने में असफल होते हैं. तो उसी कंडीशन में ये मेडिकेशंस को यूज़ करनी चाहिए. तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो सबसे पहले है टॉप पे, दैट इज़ ए पेप्सिन एंड पेपेन. तो पेप्सिन की जिसकी ज़रूरत क्या है? तो पेप्सिन में भी यूज़ अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक अचिलिया ड्यू टू ऑट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, पर्नियस एनीमिया एक्सेट्रा. मतलब कि पेप्सिन जो है उसका यूज़ कब करना है कि जब पेप्सिन जो है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहा आपके स्टमक के अंदर, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो जो अच्छे से स्टमक के अंदर रहता है और हेल्प करता है प्रोटीन वगैरह है, लिपिड वगैरह है उसके ब्रेकडाउन के अंदर. बट ऐसे कंडीशन के किसी को गैस्ट्राइटिस हुआ है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है मतलब कि कैंसर हुआ है, फिर साथों साथ एनीमिया की कंडीशन है, तो उस वक्त समझे कि वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहा, तो एक्सटर्नली पेप्सिन की ज़रूरत पड़ेगी आपको. तो यहाँ पे देखो डाइजेप्लेक्स करके जो यहाँ पे मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, तो उसमें देखो कॉम्बिनेशन में अल्फ़ा एमाइलेज है और पेप्सिन है. तो ये हेल्प करेगा प्रोटीन है, फैट्स वगैरह के डाइजेशन के अंदर, उनके ब्रेकडाउन के अंदर. फिर जो पेपेन है तो इट इज़ ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम रो पपाया एंड इट इज़ एफिकेसी आफ्टर ओरल इंडाइजेशन इज़ डाउटफुल. तो रो पपाया जो होता है उसमें से पेपेन को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. फिर बात करते हैं पैंक्रिएटिन की. तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पैंक्रिएटिक एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम हॉग एंड पिग पैंक्रियास. हॉग एंड पिग के जो पैंक्रियास होते हैं वहाँ से ये एंजाइम्स को जो है वो निकाला जाता है. तो पैंक्रिएटिक जो एंजाइम है वो कॉम्बिनेशन बनता है एमाइलेज का, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. तो इट कंटेन द एमाइलेज, उसके अंदर एक एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है एंड लाइपेज. एंड इट इज़ इंडिकेटेड इन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस और अदर एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक डेफिशिएंसी स्टेट, कि आपका जो पैंक्रियाज है वो अच्छे से ये सब एंजाइम्स को रिलीज़ नहीं करवा रहा. तो उस वक्त एक्सटर्नली जो पर्सन है वो ऐसे टैबलेट्स लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एबॉट का ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं. तो उसके अंदर देखिए कि पैंक्रिएटिन एन एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन टैबलेट्स है कि जिसकी स्ट्रेंथ है कि 170 mg में है पैंक्रिएटिन रहेगा और 80 mg जितना है यहाँ पे डाइमेथिकॉन. तो ये टैबलेट का मैन्युफैक्चर आप देख सकते हैं कि एबॉट है और यहाँ पे ईच एंटेरिक कोटेड टैबलेट कंटेंट में भी लिखा है कि 170 mg जितना आपका है ये पैंक्रिएटिन की जो मिक्सचर है एमाइलेज का, ट्रिप्सिन का एंड लाइपेज का, और साथ ही में मिक्स में है 80 mg जितना डाइमेथिकॉन. तो डाइमेथिकॉन क्या है वो हम आगे
सीखने वाले हैं लेक्चर में, तो अभी मैं उसका डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। डायमेथिकॉन के बारे में आगे हम डिटेल में समझते हैं यही लेक्चर के अंदर। सो नोजिया, डायरिया एंड हाइपर यूरिसेमिया आर ए ओकेशनल साइड इफेक्ट ऑफ दिस पैंक्रिएटिन। तो ये जो टैबलेट है उसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो नोजिया है, डायरिया है, हाइपर यूरिसेमिया जैसे कुछ ओकेशनल साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बट ये जो है वो पैंक्रिएटेज एंजाइम है कि अगर किसी पर्सन का जब डायग्नोसिस होता है और ऐसी कंडीशंस पता चलती है कि जिसको क्रोनिक पैंक्रिएटाइटिस है, कि उसके पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन है और उसका पैंक्रियाज अच्छे से पैंक्रिएटिक एंजाइम्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहा, तो उस वक्त ये पैंक्रिएटिन के जो टैबलेट्स है वो पर्सन को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर बात आती है डायस्टेज एंड टाका डायस्टेज की। तो दीज आर एमाइलोलाइटिक एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस एस्पारजिलस ओरिजे। तो ये फूग का तो नाम आपने बहुत बार सुना है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बायोटेक की जो स्टडी करते हैं आप उसमें भी ये फंगस का नाम आता है। तो ये एमिनोलाइटिक एंजाइम से डायस्टेज एंड टाका डायस्टेज, और उसको ये फंगस में से जो है वो डिराइव किया जाता है। तो जो अलग अलग टेक्निक्स होती है बायोटेक्नोलॉजी की, उससे ये एंजाइम्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड हेल्प इन ए डाइजेशन ऑफ स्टार्च कंटेनिंग फूड। अब डायस्टेज एंड टाका डायस्टेज का मेन फंक्शन क्या है? तो ये दो ऐसे एंजाइम है कि जो आपके बॉडी के अंदर जो हमारा खाना होता है उसमें समझो कि स्टार्च है, तो जो स्टार्च कंटेनिंग जो फूड होते हैं उसके डाइजेशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दे हैव बीन यूज इन पैंक्रिएटिक इनसफिशिएंसी बट एफिकेसी इज इक्विवोकल। तो जब आपका पैंक्रियाज जो है वो एमाइलेज को अच्छे से रिलीज़ नहीं करवा रहा, डायस्टेज है या फिर टाका डायस्टेज वगैरह अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं कि जो ज़रूरी है स्टार्च के डाइजेशन के लिए, तो उस वक्त एक्सटर्नली पर्सन जो है ये एंजाइम्स लेता है। एंड डायस्टेज इज एनी वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू द माल्टोज। तो डायस्टेज का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च है उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, माल्टोज को। तो माल्टोज का तो आपको पता है कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब ज्वाइन होते हैं कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दैट मीन्स अ माल्टोज। तो जब आगे माल्टोज का भी फर्दर अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्लूकोल मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे और वो जो है वो एनर्जी के लिए फर्दर यूटिलाइज होता है ग्लूकोज। जो आपको पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस वगैरह होता है, क्रेब्स साइकिल्स वगैरह होते हैं, तो जो हमारी बॉडी को एनर्जी जो फॉर्म होती है एटीपी जो हम कहते हैं, तो एटीपी के फॉर्मेशंस के अंदर ये ग्लूकोज यूटिलाइज होता है आगे। तो सिंपली कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे कि जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसके अंदर है जो कंपोनेंट अच्छे से डाइजेस्ट होगे तो ही आपको लास्ट में एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिले आपको अच्छे से, फटीग जैसी कंडीशन ना हो कि खाना खाने के बावजूद भी थकान लगे, स्टमक फुल जैसी कंडीशन होती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो उस वक्त ये सब मेडिकेशंस हेल्प करते हैं। तो उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशन अब हम देखते हैं। तो एरिस्टोजाइम, तो एरिस्टोजाइम एक काफ़ी पॉपुलर मार्केटेड फॉर्मुलेशन है कि जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायस्टेज एंड पेप्सिन जो है वो मेन उसके की इंग्रेडिएंट है उसके अंदर, और अलग अलग फ्लेवर्स में उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं उसका 200 ml का जो ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन है उसके अंदर पाइनएप्पल फ्लेवर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है कि जो लिक्विड सिरप के फॉर्म में आपको मिलता है कि जिसको कहा जाता है एरिस्टोजाइम। फिर सेकंड आप पॉपुलर एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखिए तो दैट इज डाइजेप्लेक्स। तो एरिस्टोजाइम की तरह ही डाइजेप्लेक्स के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जैसे कि अल्फा एमाइलेज है एंड पेप्सिन है उसके अंदर। तो ये भी अलग अलग एमाइलेज है, पेप्सिन है, वो फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तीसरा पॉपुलर मार्केटेड फॉर्मुलेशन देखें तो दैट इज विटाजाइम। तो विटाजाइम की जो फंगल डायस्टेज है विथ कार्मिनेटिव्स। तो जो डायस्टेज की जो हमने बात की कि जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर लास्ट में कन्वर्ट करके देता है। फिर
अल्फा एमाइलेजन पेप्सिन का जो सिरप कि जिसका मार्केटेड फार्मूला है ल्यूपिजाइम, कि जो ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल उसको डिज़ाइन करता है, तो और ये भी पाइनएप्पल फ्लेवर के अंदर अवेलेबल है। तो पाइनएप्पल फ्लेवर डाइजेस्टिव एंजाइम ल्यूपिजाइम उसका नाम दिया है, और उसके अंदर भी अल्फा एमाइलेजन पेप्सिन है कि जो कंटेंट है डाइजेप्लेक्स के अंदर के अल्फा एमाइलेजन पेप्सिन सेम कंटेंट ल्यूपिजाइम के अंदर भी अवेलेबल है। तो ये अलग अलग मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं आप। उसी तरह से दूसरे हम देखें तो एंटोजाइम करके जो है यहाँ पे जो देख सकते हैं आप एंटोजाइम के, जिसके अंदर फंगल डायस्टेज विथ पेप्सिन है। तो फंगल डायस्टेज तो है ही, बट साथ में कॉम्बिनेशन में है उसके साथ पेप्सिन है। फिर ये जो टैबलेट्स आते हैं पेंक्रिएटिन के टैबलेट्स कि जिसका ब्रांड नेम है पेंजिनॉर्म। तो पेंजिनॉर्म का आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंजिनॉर्म एंड पेंक्रिएटिक टैबलेट्स एज पर द ब्रिटिश फार्माकोपिया। और लास्ट में यहाँ पे देखिए यूनी एंजाइम करके जो टैबलेट्स है कि जिसके अंदर फंगल डायस्टेस पेपेन एंड एक्टिवेटेड चारकोल के टैबलेट्स यूनी एंजाइम लिखा है। तो ये सब अलग अलग मार्केटेड फॉर्मुलेशन से कि जो एज अ डाइजेस्टेंट ड्रग्स के तौर पे काम करते हैं। तो एरिस्टोजाइम की जो हमने समझा फंगल डायस्टेस पेप्सिन सिमेथिकॉन वगैरह उसके अंदर मिक्स रहते हैं। डिजिप्लेक्स के अंदर डायस्टेज रहेगा 62.5 mg जितना, पेप्सिन रहेगा। उसके बाद एंटोजाइम के अंदर फंगल डायस्टेज पेप्सिन, वीटाजाइम के अंदर भी फंगल डायस्टेज, साथ में फ्लेवर्स वगैरह के लिए कार्मिन के तौर पे सिन्नामोन ऑयल है, कारावे है, कार्डेमम वगैरह भी उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। फिर बात आती है ल्यूपिजाइम कि जिसके अंदर पेप्सिन 125 mg फंगल डायस्टेज रहेगा, थाइमिन रहेगा, रिबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, विटामिन B12, निकोटिनामाइड। तो साथ ही मल्टीविटामिन जैसा भी ये काम करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की उसके अंदर मिक्स में कॉम्बिनेशन में रहेंगे। फिर पेंजिनॉम की जो हमने बात की कि पेंक्रिएटिन है उसके अंदर बाइल एक्सट्रैक्ट एंड यूनी एंजाइम के अंदर फंगल डायस्टेल पेपेन वगैरह एज वेल एज सिमेथिकॉन है, निकोटिनामाइड, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह कॉम्बिनेशन में है। तो अब बात आती है रोल ऑफ मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन की जो आपने डाइमेथिकॉन का नाम सुना, सिमेथिकॉन का नाम सुना, तो ये एक्चुअल में है क्या। तो अब बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड जो अलग अलग सिरप्स होते हैं कि लाइक एंटासिड सिरप में भी आपने ये नाम सुना होगा। फिर अभी जो हमने अलग अलग डाइजेस्टेंस के जो सिरप्स देखे एज वेल एज टैबलेट्स देखी उसमें भी ये सिमेथिकॉन एंड डाइमेथिकॉन आपने देखा। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस इंग्रेडिएंट कि जिसको कहा जाता है मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन कहा जाता है। तो मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन्स के अंदर 3 पॉपुलर क्लास है, 3 पॉपुलर मेडिकेशन है। एक है डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन है, दूसरा जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज सिमेथिकॉन एंड थर्ड दैट इज डाइमेथिकॉन। तो ये तीनों का रोल क्या है, तो यूज एज ए एंटी फॉर्मिंग एजेंट। इनका मेन जो काम है दैट इज एंटी फॉर्मिंग एजेंट एंड इट इज़ ए सिलिकॉन पॉलीमर। ये क्या है तो एक टाइप के सिलिकॉन के पॉलीमर है कि जो हम कहते हैं कि ऐसा ही सिलिकॉन के पॉलीमर है और विस्कस एम्फीफिलिक लिक्विड से कि जो रिड्यूस करवाते हैं सरफेस टेंशन एंड कोलैप्स द फ्रोथ एंड यूज एज ए एंटी फॉर्मिंग एजेंट इन वेरियस प्रिपरेशंस रिलेटेड टू द जीआईटी। अब समझिए कि कई बार ये जो बॉटल्स के अंदर जो कंटेंट होता है उसको आप कई बार सेक करते हैं, तो सेक करने के बावजूद भी कई बार उसके ऊपर फॉर्म जो है वो क्रिएट नहीं होता। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होती है कि उसको आप सेक करते हैं बॉटल को तो काफ़ी अच्छा फॉर्म जो है वो उसके सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होता है। बट समझो कि आपके वो प्रिपरेशंस के अंदर ये डाइमेथिकॉन ऐड है, सिमेथिकॉन ऐड किया हुआ है या फिर डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन है, तो ये क्या करेंगे वो फॉर्म को प्रोड्यूस नहीं होने देंगे और एंटी फॉर्मिंग एजेंट का काम करेंगे। एंड इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में वो एब्जॉर्ब नहीं होते और फार्माकोलॉजिकली वो इनर्ट होते हैं। मतलब कि उसकी कोई ऐसी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं एज अ एंटी फॉर्मिंग की। फॉर्म क्रिएट होता है तो उसको प्रिवेंट करवाएंगे जिसके कारण उनको कहा जाता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट।
सो मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन को ऐड क्यों किया जाता है, तो एडेड टू एंटासिड, डाइजेस्टेंट एंड एंटी रिफ्लक्स प्रिपरेशंस, इट इज़ ब्रिस्कली प्रमोटेड एज अ रेमेडी फॉर गैस, अ वेरी कॉमन गैस्ट्रिक कंप्लेंट। कि कई बार आपको पता है कि जो गैस हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर, गैस ट्रबल का प्रॉब्लम होता है, तो क्या होगा कि समझो कि आप जो मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी समझो कि आपके बॉडी के अंदर गैस जाएगा तो और ज़्यादा गैस ट्रबल का प्रॉब्लम हो सकता है आपके जीआई ट्रैक के अंदर। तो ये मेडिकेशंस के साथ गैस जो है वो ना हो, कि जो फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर भी कई बार एयर बबल्स होते हैं और एयर बबल्स के साथ ये गैस आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो ये मेडिसिन जो है वो रेमेडी बनते हैं गैस के लिए, कि जो गैस है उसको प्रोड्यूस ही नहीं होने देते आपके बॉडी के अंदर भी, एज वेल एज ये जो प्रिपरेशंस के अंदर भी फॉर्म क्रिएट नहीं होने देंगे, गैस को प्रोड्यूस नहीं होने देंगे, कि जिसके कारण ये मेडिकेशंस एंटी फॉर्मिंग का काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो क्लेम टू बी कोट एंड प्रोटेक्ट द अल्सर सरफेस। साथों साथ किसको गैस्ट्रिक अल्सर है तो वो भी प्रोटेक्ट करेगा अल्सर को, और उसकी जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करेगा, एंड टू एड डिस्पर्जन ऑफ एंटासिड इन गैस्ट्रिक कंटेंट एंड टू प्रिवेंट गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स। कि कई बार इसोफेगस के अंदर जो एसिड चला आता है, रिफ्लक्स होता है एसिड का, तो उसको भी प्रिवेंट करवाएगा ये। तो फार्माकोलॉजी तो उसके यूज़ नहीं है, बट जो हम देखें कि रियोलॉजिकली एज वेल एज इसकी जो प्रॉपर्टी है कि एंटी फॉर्मिंग का काम करता है, कि फॉर्म को क्रिएट नहीं करने देता, गैस को प्रोड्यूस नहीं होने देता, रेमेडी फॉर गैस बनता है, जिसके कारण ये पॉपुलर बनता है। ये अलग अलग जो गैस्ट्रिक डिसीज रिलेटेड जो प्रिपरेशंस होते हैं, कि जैसे कि एंटासिड प्रिपरेशन है, डाइजेस्टेंट वगैरह है, एंटी रिफ्लक्स प्रिपरेशन है वगैरह के अंदर भी इसको ऐड किया जाता है। तो जो ये भी एक डाइजेस्टेंस मेडिसिन का मेन एक इंग्रेडिएंट बनता है। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द डाइजेस्टेंस, के जिसके अंदर हमने सीखा पाचन में मदद करने वाली दवाइयाँ। तो फार्मारॉक्स की जो लेक्चर्स नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को। फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 9426180836। ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, वीडियो लेक्चर के लिए, एज वेल एज फॉर द टेस्ट सीरीज ऑन ऐप फार्मारॉक्स। कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आसानी से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल आईफोन यूज़र है तो भी ऐप स्टोर पर से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।